सभी लोग शायद मानचित्र पठन और अंकन अध्याय 5 कक्षा 10वीं आज हम मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले आप बात कर रहे हैं मानचित्र क्या है। नाम से पता होगा, देखो चित्र आप सभी लोग जानते हैं। चित्र का मतलब क्या होता है? कोई पिक्चर, कोई डिजाइन, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी की फोटो बनाते हैं, कोई पेड़ का चित्र बनाते हैं तो एक चित्र बनता है ना, ठीक है। अब जैसा होता है, जैसे पेड़ होता है तो उसे वैसे चित्र बनाते हैं, जैसे व्यक्ति होता है तो वैसे चित्र बनाते हैं। तो चित्र का कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके हो, लेकिन मान का मतलब होता है निश्चित मापक, माप से। मान का मतलब क्या होता है? माप से, यानी निश्चित माप के द्वारा, ठीक है। अब मापने की इकाई आपको पता कौन कौन सी है? सेंटीमीटर या इंच। अपन स्केल में आपने देखा होगा सेंटीमीटर और इंच होते हैं। तो मापने की इकाई क्या होती है? जो अपन इकाई किससे नापते हैं? सेंटीमीटर से नापते हैं। इकाई मतलब इंच से नापते हैं। तो सेंटीमीटर और इंच से नापा हुआ चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। लेकिन ये सिर्फ अपन किसी का जो सेंटीमीटर से नापा, ठीक है, तो ये पिक्चर नहीं है। ये क्या है? किसी देश की आकृति, आकार, ठीक है। यानी मानचित्र का संबंध किससे है? यदि हम बात करें कि मानचित्र का संबंध किससे है? उसके आकार से, ठीक है, उसकी स्थिति से, ठीक है, और प्राकृतिक वातावरण से, ठीक है, और रूढ़ चिन्ह से, ठीक। मानचित्र के अंदर ये होना बहुत आवश्यक है। क्लियर? यदि जब भी हम कोई मानचित्र बनाए तो मानचित्र में मतलब मानचित्र की परिभाषा बताओ मैं कि मानचित्र एक निश्चित माप है। मानचित्र की परिभाषा क्या होगी? मानचित्र एक निश्चित माप है जिसमें किसी देश की स्थिति, आकार, ठीक है, और उसके भौगोलिक परिदृश्य का वर्णन होता है या भौगोलिक परिदृश्य दर्शाए जाते हैं। और मानचित्र में दो चीज बहुत जरूरी है। एक तो दिशा, यानी सबसे जरूरी क्या है? ये तो होगी परिभाषा, लेकिन मानचित्र में आवश्यक क्या होती है? सबसे पहले होती है दिशा, ठीक है। सबसे पहले होती है दिशा। यदि दिशा हमको समझ में नहीं आएगा, आपकी मानचित्र गलत हो सकता है, ठीक है। जैसे पूर्व, हमें पता है कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, मतलब पूर्व दिशा हमारी निश्चित है। क्लियर है? तो यह हो गया दिशा। दूसरा होता है रूढ़ चिन्ह। दूसरा क्या होता है? रूढ़ चिन्ह। और तीसरा होता है संकेत, संकेतक, ठीक है। ये आवश्यक होना चाहिए किसी भी मानचित्र में, ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मानचित्र। ये जैसे मैं भारत का एक मानचित्र बना रहा हूं, आप देख सकते हो। देखिए ये मैंने इस प्रकार से एक बनाया, ये आप देख रहे होंगे। ये इस प्रकार से एक यहाँ से एक ऐसा एक आपके सामने आ गया। फिर थोड़ा सा बड़ा साइज हो रहा है, इसको हम इस प्रकार से आप देख रहे होंगे। ये भाग बड़ा हुआ है, ये छोटा है, और ये यहाँ से ये बन गया, ये हमारा गर्दन इसमें। और यहाँ से लेते हुए ये आप ऐसा आप देख सकते हो, ये ठीक है। और ये इस प्रकार से 6 बनाते हुए ये साइज ये हो रहा है, इस साइज बना दे। देखिए ये यहाँ से लेते हुए ये यहाँ से लेते हुए ये, और आप इस प्रकार से भारत ऐसा ही, ठीक है। और भारत के बीचों में से कौन सी रेखा गुजरती है? अब मैंने कहा ना आपको, इसके पहले मैंने ग्लोब बताया था। ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं होती है, और ये अक्षांश एवं देशांतर रेखा क्या करती है? एक समय का बोध कराती है और एक दूरी का बोध कराती है। तो भारत भी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बीच में बसा हुआ है, ठीक है। भारत भी जब किसी भी इसकी तो निश्चित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम भारत का मानचित्र अंकित करते हैं। क्लियर?
निश्चित माप होता है कि कितने अक्षांश पर भारत, आपने देखा होगा हमने 9th में पढ़ा था कि है ना 97.25 पूर्वी अक्षांश, 82 इस प्रकार का पढ़ा था ना। तो ये हमारी अक्षांश एवं देशांतर होती है, जिससे कि हम किसी भी मानचित्र को, ठीक है, उसके अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर उसकी स्थिति और आकार का पता लगा सकते हैं, दूरी का पता लगा सकते हैं और उसी के आधार पर समय का पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया। मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी मानचित्र को जब हम बनाते हैं, यदि मैं ऐसा खड़ा हूँ, यदि कोई मानचित्र बनाना है तो उसके राइट हैंड यानी मेरे राइट हैंड पूर्व दिशा होगी, ठीक है। यदि मैं ऐसा खड़ा हूँ तो मेरे राइट हैंड पूर्व दिशा होगी। मैं यदि ऐसा पिक्चर बना रहा हूँ तो पिक्चर का नहीं, मैं जिस दिशा निकालना है, जैसे बनाने वाला मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे राइट हैंड हमेशा पूर्व दिशा होगी। याद रहेगा, मतलब दाहिने हाथ कौन सी दिशा होगी, चाहे मैं कैसा भी खड़ा हूँ, ये बनाने वाला कैसा भी हो, यदि वो पिक्चर बनाता है तो उसके जो पिक्चर होती है, जो पिक्चर की दिशा निकालना होता है, तो वो कौन सी होती है, बनाने वाले के पूर्व हाथ, मतलब पूर्व दिशा राइट हैंड में होती है। तो इधर क्या हो गई, पूर्व, इधर क्या हो गया, पश्चिम, इधर क्या हो गया, उत्तर, और इधर क्या हो गया, दक्षिण। 4 दिशाएं। क्लियर। तो ये तो रहता है मानचित्र। अब हम बात कर रहे हैं कि मानचित्र क्या है। तो मानचित्र एक निश्चित माप है जिसमें किसी देश की स्थिति, आकार, समय का बोध किया जाता है, का पता लगाया जाता है या बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। अब मानचित्र में क्या आवश्यक है, तो 3 चीजें आवश्यक है। पहला दिशा, ठीक है, मानचित्र में दिशा को संकेत करते हैं नॉर्थ, एन, दिशा को किस रईस में करते हैं, नॉर्थ। दूसरा रूट चिन्ह, इस मानचित्र में कहां पर कौन सा है, तो रूट चिन्ह, प्राकृतिक रूट चिन्ह होते हैं, मैं भी बात करूंगा आपसे, उन रूट चिन्हों के माध्यम से भी संकेतक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है। अच्छा, मानचित्र जो बहुत सारी क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, किसी को पता है? मानचित्र जैसे आपने होशंगाबाद का मानचित्र, ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि होशंगाबाद के बाद मध्य प्रदेश का मानचित्र, फिर मध्य प्रदेश के बाद किसका, भारत का मानचित्र, फिर विश्व का मानचित्र, फिर महाद्वीपों का मानचित्र, ठीक है, महाद्वीप, हम कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप, और फिर वर्ल्ड का मानचित्र। तो इतने सारे मानचित्रों की एक पुस्तक होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, एटलस। वेरी गुड, उसको किस नाम से जाना जाता है, एटलस। तो हमें एटलस के बारे में पता होगा। एटलस क्या है, मानचित्रों की एक पुस्तक है, हाँ सर, एटलस क्या है, मानचित्र की पुस्तक, मानचित्र की एक पुस्तक है जिसमें कि क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मानचित्र बने देखे जाते हैं। तो मानचित्र में देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक मानचित्र और एक मानवीय, ठीक है, एक प्राकृतिक मानचित्र, और एक कौन सा होता है, मानवीय मानचित्र, यानी मानव के आधार पर जो मानचित्र दिए जाते हैं। इसमें शायद दिए नहीं है, ठीक है, नहीं, वो तो मानचित्र नहीं दिए, भूकंप वाले, जिसमें इसमें ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, मानवीय मानचित्र में जैसे मानव के बारे में बताएंगे कि वहां पर जनसंख्या कितनी है, समझ में। मानवीय मानचित्र में क्या, सड़कें कहाँ से निकलती है, भाषण में आ रही मानवीय, तो मानव के द्वारा जो कार्यकलाप किए जाते हैं, ठीक है। दिल्ली कहाँ पर है, तो दिल्ली कोई, भाई दिल्ली नेचुरल नहीं है, दिल्ली मानव द्वारा बने हुए हैं। तो मानव मानचित्र समझ में आ गया, ठीक है। और प्राकृतिक मानचित्र कैसे होते हैं, जैसे कहाँ पर नदियाँ है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, ठीक है। तो इस प्रकार के मानचित्र जो दर्शाता है, ठीक है, वो कौन से मानचित्र कहलाते हैं, प्राकृतिक मानचित्र, और दूसरा होता है कौन सा, मानवीय मानचित्र, जिसमें दोनों याद समझ में आते। प्राकृतिक में प्रकृति के मानचित्र, नदी, तालाब, पर्वत, पठार, मैदान, ये जो बताए जाते हैं कौन से होते हैं, प्राकृतिक। और मानवीय मानचित्र में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कपास उत्पादन, प्राकृतिक मानचित्र में होगा या मानवीय, प्राकृतिक, है ना, इस प्रकार के, ठीक। लेकिन फसलें होगी तो मानवीय जी, फसलें होगी तो किसमें होगी, मानवीय। तो कपास फसलों में आता है, इसके मानवीय में आ सकता है, क्लियर। ये चर्चा हो। अब मैं बात कर रहा हूँ मानचित्र की अध्ययन की आवश्यकता या मानचित्र से लाभ या मानचित्र का महत्व। तो मानचित्र का
महत्व। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कभी कभी आता है कि मानचित्र का महत्व लिखिए या मानचित्र की विशेषता लिखिए, तो हमको कम से कम 3 विशेषता पता होना चाहिए। ठीक है, मानचित्र क्या करता है? मानचित्र की सबसे बड़ी विशेषता ये निश्चित माप होता है। समझ में आ रहा है जी। मतलब ऐसा नहीं, यदि गांव का नक्शा बनाना है तो निश्चित दूरी पैमाना मानकर उसको ये किया जाता है, निश्चित पैमाना, संकेत और पैमाना। पैमाना समझ गया? मैंने आपको इंच और सेंटीमीटर बताया थे, मीटर बताया थे, किलोमीटर बताया थे। ठीक है, तो दूरी के लिए हमें वो पैमाना मापना पड़ता है मानचित्र के लिए। तो याद हो गया, पहला तो क्या, किसी भी मानचित्र की विशेषता क्या होती है? पैमाना होता है। दूसरा क्या होता है? मानचित्र के माध्यम से क्या होता है? संकेतक होते हैं। संकेतक मतलब रूट चिन्ह। हम मानचित्र में यदि कोई संकेतक है तो हम समझ जाएंगे कि इस संकेतक में दिल्ली कहां पर है, भोपाल कहां पर है, कहां पर पर्वत है, कहां पर पठार है, किस क्षेत्र में तीव्र वर्षा होती है, किस क्षेत्र में कपास उत्पादन होता है। तो हम इसके संकेतक से हम क्या समझ जाते हैं, क्योंकि भाई कपास तो लगाने वाले नहीं मानचित्र, तो हम क्या करते हैं? संकेतक के माध्यम से यह समझ जाते हैं। तो ये होता है। तीसरा, मानचित्र के क्या करती है? पूर्व में मानचित्र देखती है, भौगोलिक दृष्टि में भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ रही है, तो हम क्या करते हैं? बादलों को देखकर, बादलों की दिशा और हवा को देखकर बता देते हैं कि निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ सकते हैं, तीव्र बारिश होने की संभावना है। पूर्व अनुमान क्या लगाना? तीसरा क्या करती है? पूर्व अनुमान। पूर्व अनुमान लगाना समझ गए? मानचित्र के माध्यम से अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत कहां पर है। जी। ठीक है, दिल्ली कहां पर है, मुंबई कहां पर है, पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। देखते हैं, चलो। और क्या होता है? पूर्व अनुमान के बाद भविष्यवाणी। भविष्यवाणी क्या की जा सकती है? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है? कि हमें पता है कि भारत कर्क रेखा पर है। जी। भारत उत्तरी गोलार्ध में है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। तो हमने यदि किसी से पूछा कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और ग्लोब में कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, तो हमने ये पूछा कि भारत कौन सी इसमें है? गोलार्ध में। तो आप बता देंगे ना, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से, तो आपको फिक्स पता हो गया कि भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। भारत कौन सी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो हमें ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, भविष्यवाणी की जा सकती है। अच्छा, मानचित्र में और भी क्या होते हैं? संकेतक हो गया। भूकंप, जैसे आपदा के बाद समय में काम शुरू होते हैं। आपदा क्या होगा? आपदा के समय में उपयोगी। अब आपदा, जैसे आपदा को मैंने बताया कि आपदा जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो इस समय क्या होता है? कोई भी व्यक्ति प्लेन से देखकर पता लेगा कि मुझे यहाँ पर जाना है, मुंबई जाना है, और वहाँ दिल्ली में रहता है, तो वो मानचित्र को देखकर देख लेगा कि कहीं से जाऊंगा। यदि उसके पास मानचित्र नहीं होता तो भूल जाता, कहीं पर भी जा सकता है ना, लेकिन मानचित्र है तो वो देखकर बता देगा कि यार मुझे तो यहाँ से यहीं पर जाना है। जी। तो उसके लिए मानचित्र लाभदायक है। आपदा के समय भी, परिवहन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो मानचित्र की विशेषताएं, महत्व आएंगे तो मानचित्र आप लिख सकते हैं। क्योंकि एक बार 10वीं बोर्ड में ऐसा हुआ था, क्या हुआ था कि रूट चिन्ह नहीं दिए गए थे। ठीक है, बच्चे रूट चिन्ह पर आश्रित हो जाते हैं और वो करते नहीं हैं। तो हमें कम से कम मानचित्र किसे कहते हैं, ठीक है, या मौसमी मानचित्र की विशेषता देखिए। मौसमी मानचित्र किसमें आएगा? प्राकृतिक में आएगा, मानवीय में आएगा? प्राकृतिक में। तो मौसमी मानचित्र की क्या विशेषता होती है? तो हम लिख सकते हैं कि पहले मानचित्र की एक निश्चित माप होता है। जी। दूसरा, संकेतक होते हैं, संकेतक, मौसमी संकेतक। उसके बाद पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, भविष्यवाणी की जा सकती है, आपदा के समय में। इसलिए हमें आज के समय मानचित्र की बहुत आवश्यकता है, उसका विशेष लिख सकेंगे आप लोग। तो प्रश्न समझ में आ गए? ठीक है, आप नोट भी कर रहे हो। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौसमी मानचित्र का महत्व लिखिए। मौसमी मानचित्र का महत्व लिखिए। मौसम विभाग की स्थापना 1864 में हुई थी। मौसम विभाग की स्थापना, मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1864
64 में। बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मौसम योगा संकेतों को 1935 में इटली में आयोजित हुई थी। मौसम विज्ञान संघ की स्थापना इटली में हुई थी। विश्व में की बात कर रहा हूं मैं, विश्व में 1935 में मौसम विज्ञान संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? इटली में। इटली में, ये भी याद रखना। विश्व मौसम मानचित्र संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? इटली में 1935 में। अच्छा, मौसमी मानचित्र से क्या हवा को पता लगा सकते हैं? जी। ठीक है, तो आपको जैसे जो प्लेन होते हैं वो प्लेन दिशा के माध्यम से चलते हैं ना, उनके पास तो कोई रोड नहीं होता जी। हवाई जहाज जो चलते हैं, जैसे समुद्र में अब पानी पानी है जी। अब उसे कैसे पता चला कि पूर्व में जाना है पश्चिम? तो आपने देखा, अच्छा पूर्व में जाने के लिए आपको पता है साइंस का एक नियम है कि जो ये होती चुंबक होती है वो हमेशा नॉर्थ बताती है। आपने कभी प्लेन में देखना कि जो चुंबक होती है वो चुंबक हमेशा नॉर्थ दिशा बताती है, तो उस चुंबक से पता चल जाता है कि हमारा प्लेन किस दिशा में जा रहा है। भाई एक दिशा का पता चल जाएगा तो चारों दिशा हम क्लियर कर लेंगे जी। तो इस तरीके से जो प्लेन होते हैं, जो समुद्री जहाज होते हैं, वो उस तरीके से वो जाते हैं। ठीक है, मानचित्र के बाद से चलो, तो ये हो गया मानचित्र। ठीक है, अब मानचित्र के बाद आता है, मानचित्र के बारे में समझ में आ गया आपके? पहला प्रश्न याद हो गया, मानचित्र का महत्व क्या होता है, कैसे होता है, बेटा दो इसको मैं। अब मैं बात कर रहा हूं मानचित्र में पहला मानचित्र हम कर रहे हैं, देखिए सागर या समुद्र। पहला एक कोई भी आएगा सागर या समुद्र में से, तो तीन चीजें होती हैं। कौन कौन से सागर या समुद्र? पहला हिंद महासागर, महासागर। आप कॉपी में मानचित्र बनाने की कोशिश कीजिए और उसमें बनिए। ठीक है, दूसरा अरब सागर और तीसरा कौन सा? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ये तीन चीज में से ऐसा मानचित्र में ऐसा आज तक के एग्जाम में नहीं हुआ जो तीन में से एक नहीं पूछा होगा। ठीक है, तो तीन अपने को तीनों पता होना चाहिए, एक अंक फाइनल। मानचित्र बहुत आसान है, मानचित्र बनना बहुत कठिन नहीं है। देखिए मानचित्र है तो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तीन में से तो एक को कैसे बनेंगे? देखिए यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी हो गया जी। नीचे में क्या है? हिंद महासागर। हिंद। अच्छा ये बाहर है, कुछ बच्चे क्या करते हैं अंदर, तो ये गलत होगा ना, इसलिए बंगाल की, हाँ ये यहाँ की जगह यहाँ लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, लेकिन इधर नहीं लिख सकते। हिंद महासागर याद होगा भाई, और इधर कौन सा है? अरब सागर। देख ले भाई, ना होगी ठीक से देख। अरब सागर हो गए तीनों। दूसरा कर्क रेखा। कर्क रेखा, देखिए एक एक बता रहा हूं मैं पूरे। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है, और लिख दो कर्क रेखा। कठिन लगा क्या? नो, सिर्फ लाइन ही तो पूछना है। ठीक है, कर्क रेखा क्लियर हो गया। भारत के मानचित्र में दर्शाना है, हमें क्या क्या दर्शाते हैं ये दर्शानी है। भारत के मानचित्र में भारत के दर्शाना है। ठीक है, तो भारत के मानचित्र में हमने पहले दर्शाया कौन सा? हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। दूसरा दर्शाया कर्क। अब तीसरा पूछता है द्वीप। तो द्वीप में कौन कौन से द्वीप और खाड़ी? अच्छा खाड़ी किसे कहते हैं पता है किसी को? अपन पढ़ तो लेते खाड़ी खाड़ी खाड़ी, लेकिन खाड़ी क्या होता है? देखो समुद्र कटा मोटा है, कटा बड़ा कैसे? देखो आप देखो भारत के मानचित्र में यहाँ से लेकर ये दिख रहा है जी। ऐसा क्यों है? ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा ये दिख रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये फिर यहाँ से ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा। आपने देखा होगा, दिख रहा है जी। तो इधर क्या है? पानी।
इधर क्या है, पानी पानी है ना, सागर महासागर जी। है। तो खाड़ी क्या होता है, देखो ये यहाँ से ऐसा भाग भरा और ये ऐसा भरा, तो इसमें पानी भरा गया, जी। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, खाड़ी। खाड़ी। अब याद है, जी। कटा फटा जो भाग होता है समुद्र का, जैसे कटा फटा भाग होता है उसको खाड़ी कहते हैं। ये वाला क्या होगा, खाड़ी। खाड़ी। ये इधर पानी पानी भरा होगा, जी। तो ये वाला कौन सा भाग होगा, खाड़ी। अब याद है, जी। ठीक है। तो पूछा जाता है द्वीप या खाड़ी बताइए, तो यहाँ पर खंबात की खाड़ी या कच्छ का रण, कच्छ का रण। कच्छ का रण पूछा जाता है, यहाँ पर कच्छ का रण कहाँ पर है, ठीक है। तो हमने क्या क्या भरा पहले, यहाँ पर कच्छ का रण, याद रहेगा। यहीं पर खंबात की खाड़ी भी है, कच्छ के रण को क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी भी इसी को यहीं पर है, तो हम खंबात की खाड़ी भी लिख लें, खंबात की खाड़ी, ठीक। तो ये याद हो गया, मैं खंबात की खाड़ी या कच्छ का रण आया तो आप भर सकोगे, मैं पूछूंगा आपसे, जी सर। ठीक है। चलो खंबात की खाड़ी हो गया, उसके बाद द्वीप, दो द्वीप है, कौन सा है, अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार, द्वीप। और कौन सा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। ठीक है, आता है ना परीक्षा में। तो अंडमान निकोबार किधर है, इधर देखो, जी। यहाँ पर है, तो यहाँ लिखेंगे कौन सा, अंडमान अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार हो गया। और इधर क्या है, लक्षद्वीप। द्वीप कैसे बना दो अन्य टाइप के गोलाकार बना दो, कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गए, लक्षद्वीप। 5 अंक का 4 अंक का आएगा, इतना मार्क्स कितना है भाई, एक लाइन खींचो, 1 अंक मिल गया, कौन सी, कर्कट। एक याद रख लो, सागर तो बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी लिख लो, हिंद महासागर तो हिंद महासागर, अरब सागर तो अरब सागर, जो नहीं जो पूछा जाएगा वही, ठीक। उसके बाद पूछा कच्छ का रण, हमने आ लिख दिया कच्छ का रण, तरीके हो गया। उसके बाद द्वीप पूछा, द्वीप के बारे में लिख दिया। फिर पूछता है मरुस्थल, तीसरा क्या पूछता है, मरुस्थल। मरुस्थल, तो मरुस्थल भारत का पता ही है, जी सर। कौन सा है, राजस्थान। कहाँ पर है, राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान, थार मरुस्थल। क्या लिख दिया, मरुस्थल, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल हो गया भाई, जी। पूछा मरुस्थल, ठीक। फिर कभी कभी क्या पूछता है, मरुस्थल के बाद चौथा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, पांचवें में क्या पूछेगा, मरुस्थल हो गया। अब बोलता है कोई भी उत्पादन क्षेत्र, महाराष्ट्र। तो अपन ने कोयला जीवाश्म ईंधन पढ़ा था, जी। और प्राकृतिक पठार में होता है, तो प्राकृतिक पठार कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे कोयला क्षेत्र, कोयला उत्पादित क्षेत्र। पठार जहाँ पर होगा वहीं पर होगा ना, जी। और छोटा नागपुर का पठार यहीं पर, जी। तो ये कोयला उत्पादन भाई, यहाँ की जगह थोड़ा सा इधर से सकता है, लेकिन आपने यहाँ बना दिया तो गलत होगा, ठीक है। फिर पूछता है, ये हो गया, आपने कोयला क्षेत्र लिख देंगे, पांचवा कौन सा, कोयला क्षेत्र। छठवा कपास उत्पादन, कपास पूछता है या चाय, चाय उत्पादन, देखो ये फिक्स है भारत के मानचित्र में, कपास पूछता है या चाय उत्पादन। तो कपास के लिए अपन ने पढ़ा था, कपास कहाँ होता है, महाराष्ट्र, गुजरात। देखो फिर से यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ बना, जी। और उसको धन चिन्ह दे दो, नहीं समझा, आ गया जी। उसके बाद बोला चाय उत्पादन, चाय कहाँ होती है, केरल। केरल में होती है कि असम में होती है, असम। जी सर। केरल में तो मसाले होते हैं, हाँ। तो असम कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर इतने क्षेत्र में जो हिमालय का क्षेत्र है, चाय उत्पादन, चाय, तो याद हो गया। चाय उत्पादन में अपन मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दिया, तो यहाँ पर संकेत भी बना दो, संकेत भाई किसी को नहीं समझ में आया तो हमने क्या लिखा, चाय उत्पादन, चाय, तो क्या लिखा, मल्टीप्लाई, मैंने कहा संकेत बनाना पड़ेगा, तो समझेंगे। फिर उसके बाद कपास, कपास का प्लस
है ना। जी। उसके बाद कोयला, कोयला में हमने लगा दिया डॉट, यहाँ लिख दिए कोयला, ये हो गया। बात समझ आए? संकेतक की जरूरत क्यों पड़ती है? आप संकेतक और इससे देखकर आप बता दोगे कि ये संकेतक हो गया। अब कितने चीजें बता दी हमने, ऐसी आता ना मानचित्र में, ऐसा ही आएगा। और उसके बाद आता है क्या, कोई भी एक प्लेस, क्या आता है, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, 5 शहरों के नाम आते हैं। छठवां कौन सा आता है, शहर। शहर में देखिए कौन कौन से शहर है, पहले जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया, ये हो गया जम्मू कश्मीर। दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली हो गया, दिल्ली। मुंबई, ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ऐसा बना है तो यहाँ पर मुंबई। अब आपकी गलती कहाँ हो सकती है, ध्यान दीजिएगा कि जब मुंबई बना है बच्चे ने लिख दिया यहाँ मुंबई, ये सही होगा क्या? नहीं। समुद्र के बाहर है क्या, देश के बाहर मुंबई है क्या? नहीं। तो कुछ बच्चे ऐसे जल्दीबाजी में गलती करते हैं, भाई देश के अंदर है तो देश के अंदर ही बनाना पड़ेगा उसको, तो यहाँ पर ये बॉर्डर पर मुंबई है, ठीक है। मद्रास, कलकत्ता, कलकत्ता कहाँ पर है, यहाँ पर, ये कलकत्ता यहाँ पर लिख देंगे। हाँ, ऐसा अंदर बना के ऐसा लिख सकते हैं, बाहर या अंदर लिख सकते हैं, लेकिन अंदर ही बनना चाहिए। मद्रास कहाँ पर है, ये तो शहरों के नाम पूछे जाते हैं, परीक्षा में आते हैं, ठीक है। हो गया मतलब, ये तो शहरों, एक शहर का नाम पूछेंगे तो मैंने 5 शहर बता दिए, आप बता सकोगे मानचित्र में कहाँ पर है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है गैस पाइप लाइन, ये भी पूछा जाता है, गैस पाइप लाइन, हजीरा जमशेदपुर लाइन, ठीक है। हजीरा जमशेदपुर कहाँ पर है, याद रखना, मुंबई के पास से लेकर सीधा यहाँ तक, ये मुंबई से स्टार्ट करना जी, और ऐसे लंबी लाइन देना, तेली गाड़ी मत खींचना क्योंकि गैस सीधी चलती है। सर कौन सी गैस? ये है हजीरा जमशेदपुर। सर गैस कौन सी है? ये गैस अपनी मीथेन गैस, जो बायोगैस, जैसे हमारे यहाँ पर सिलेंडर लाते हैं ना जी, वहाँ पर सिलेंडर नहीं है। कुछ शहरों में क्या होता है, सीधा जैसे बिजली का कनेक्शन है ना, पानी का कनेक्शन, वैसे घरों में सीधा इसका कनेक्शन दिया है गैस का, उसमें मीटर लगा है, जितना आप गैस जलाओ तक पैसा, उससे क्या होगा, परिवहन की सुविधा बढ़ती जी, वेस्टेज नहीं होता, घटना नहीं होती, क्योंकि जमीन के अंदर से पाइपलाइन भी चाहिए, जैसे नल की पाइपलाइन भी चाहिए जी, वैसे गैस हो गया। तो इस तरीके से हमने मानचित्र में पढ़ा। देखिए कितनी चीजें पढ़ी हमने, देखो 1 2 3, मैं यदि नाम में लूं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 4 अंक किया 15। यदि हमको पॉइंट याद है पूरे देश के कि कहाँ कहाँ पर क्या है, तो 4 अंक लाना बहुत आसान है, रूढ़ चिन्ह से भी सरल है। सिर्फ आपको एक बार हाथ से बनाना पड़ेगा, 1-2 बार आप संकेत करेंगे, आप आपस में करेंगे, भारत में ये बताओ, भारत में ये बताओ, तो आप आसानी से बता सकेंगे कि भारत में कहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। अभी सुबह इधर भारत का मानचित्र लेकर आना देख रहे होंगे, तो सुबह की तरफ ये भारत का मानचित्र आप देख रहे होंगे कि इस भारत के मानचित्र में कहां पर क्या क्या चीज है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए जैसे मैंने अरब सागर बताया, तो ये अरब सागर देख रहे हो आप लोग, इधर मैंने कहा बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी, इधर देखा हिंद महासागर, तो ये देखिए नीचे हिंद महासागर है। मैंने कहा ये देखिए हमने जो मानचित्र बनाया, आप देख सकते हो ये मानचित्र बनाए हैं, ठीक है। ये जो मानचित्र मेरे द्वारा बनाया गया उसमें भी आप देख सकते हैं कहां कर, जैसे मैंने कहा कर्क रेखा, आप देखिए कर्क रेखा और कर्क रेखा ये भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, देखो ये देखो कर्क रेखा, ठीक है। तो हमने भी बीचों बीच से भारत की कर्क रेखा गुजारी है, ठीक है। ऐसे ही हमने द्वीप बताया, देखिए इसमें द्वीप कहां पर दिए हुए, अंडमान निकोबार, ये देखिए लक्षद्वीप इधर दिया है, लिखा हुआ है लक्षद्वीप, ठीक है। इधर दिया अंडमान निकोबार है, देखो अंडमान निकोबार दिया है ना, ये देखो छोटे छोटे द्वीप बने हैं,
ये अंडमान निकोबार है। जम्मू और कश्मीर, ये देखिए जम्मू और कश्मीर, हमने हमारे मानचित्र में जम्मू और कश्मीर आप देख सकते हो कि जम्मू और कश्मीर है। दिल्ली, ये देखिए दिल्ली, यहाँ पर ये देखिए दिल्ली है ना। मुंबई, देखिए महाराष्ट्र का क्षेत्र मुंबई। कलकत्ता, कलकत्ता आप देख सकते हो, यहाँ पर कलकत्ता वाला है, यहाँ मद्रास देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें भारत के मानचित्र के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि ये कैसे मानचित्र, जब भी हम मानचित्र बनाए तो मानचित्र का हमें नॉलेज होना चाहिए और उसकी पूरी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए कि हम कैसे उसको समझ सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, मानचित्र के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि मानचित्र कैसे बनाए जाते हैं, मानचित्र का महत्व पढ़ा कि मानचित्र का क्या महत्व है, मानचित्र की क्या विशेषता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ रूट चिन्ह, इसको मिटा दो। बताइए मानचित्र का महत्व बताइए। निश्चित माप बताता है, संकेतक बताता है, पूर्वानुमान बताता है, भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, भारत में मौसम मानचित्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1935 में दिल्ली में। विश्व मानचित्र विज्ञान संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945। हाँ, 1935 में विश्व में, है ना, ये याद रखना है। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ रूढ़ चिन्ह। रूढ़ चिन्ह, रूढ़ चिन्ह को क्या बोलते हैं? संकेतक। संकेतक याद रखिएगा, ये पूरा हमें याद होना चाहिए। देखिए रूढ़ चिन्ह दो प्रकार के याद होते हैं, एक वायु के होते हैं और एक मौसम के होते हैं। रूढ़ चिन्ह कितने ये होते हैं? एक देखो, एक वायु के होते हैं, एक मौसम के होते हैं। तो अपन पहले मौसमी रूढ़ चिन्ह देखते हैं, ठीक है, और फिर अपन देखते हैं वायु के रूढ़ चिन्ह। ठीक, मौसमी रूढ़ चिन्ह देखिए, परीक्षा में रूढ़ चिन्ह 4 अंक के आएंगे और हमें पूरे 4 अंक पूरे बहुत अच्छे से लेना है। रूढ़ चिन्ह को अपने हाथों से बार बार बना के देखना है। यदि आप 2-3 बार बना के देख लेंगे तो आपको रूढ़ चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो रूढ़ चिन्ह में सबसे पहले अपन देखते हैं पहला रूढ़ चिन्ह। मैं आपको ये कह रहा, अच्छा रूढ़ चिन्ह जब भी बनाए तो नाम पेन से लिखे और रूढ़ चिन्ह पेंसिल से बनाए। ठीक है, जब भी आप बनाए रूढ़ चिन्ह तो पहला हम रूढ़ चिन्ह बनाते हैं हीम। ठीक है, तो हीम को कैसे बनाते हैं? आप दो और इस प्रकार से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कर दिया, और इसमें से बीच में लाइन कीजिए, ये बन गया हीम। ठीक, दूसरा ओला। ठीक है, जब ओला बनाते हैं तो आप इस प्रकार से ये कीजिएगा, ये देखिए, और ये ओला बन गया। अच्छा, कोई इतना बड़ा भी मत बनाइए, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। ऐसा बनाइएगा कि एक बहुत अच्छा लगे। ठीक है, तो ओला। तीसरा फुवारा, फुवार है। ठीक है, फुवार में हम देखते हैं कैसे बनाते हैं फुवार को। ये देखिए, पहले ऐसा एक डार्क कर दीजिएगा, ये डार्क कर दिया और इसको ऐसा कर दिया, हो गया फुवार। है क्या उसमें ऐसा फुवार बन गया। उसके बाद हम बनाते हैं कौन सा? धुन। क्या बनाएंगे? धुन। अब लिखा हुआ है धुन, ऐसा देखो, धा बने तो धुन को 2 गोले से बना दीजिए। एक गोला ये बना दीजिए ऐसा अंडाकार, और एक गोला ऐसा बना दीजिए, हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बनाइए कौन सा? कोहरा। 5वां कौन सा है? कोहरा। कोहरा, कोहरा में क्या करेंगे? 3 लाइन, 1 2 3, हो गया 3 लाइन। डार्क लाइन बना दीजिएगा थोड़ा सा ऐसी चौड़ टाइप की, आप 3 लाइन बना सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कुहासा। हम यहाँ पर लिखेंगे 6वां कुहासा। कुहासा, कुहासा में देखो हमको याद नहीं रहता, तो ये 2 लाइन लगी है, तो याद रखिए कुहासा में कितने लाइन? 2। याद हो गया ना? कोहरा और कुहासा में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कुहासा याद हो जाएगा कि 2 लाइन है, तो हमने ये 2 लाइन बना दी, ये 2 लाइन।
कुभाषा, 2 लाइन वाला कुभाषा। छिछला कोहरा आता, छिछला देखो नाम से पता चलता है छिछला, छिछला, छिछला मतलब थोड़ा थोड़ा, छिछला मतलब क्या होता है थोड़ा थोड़ा। तो अपन क्या करें, छिछला लाइन एक तो ऐसा ये कर दीजिए और इस पे 2 लाइन दे दीजिए, हो गया छिछला कोहरा। तीनों आ गए, कोहरा 3 लाइन, कुहासा 2 लाइन और छिछला छिछला लाइन थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद 8वां जो है वो कौन सा है, 8वें में हमने देखा कि वर्षा, क्या पूछा जाता है वर्षा। तो वर्षा को क्या, जब वर्षा बोलते हैं नाम से भारी है तो अपन इसको कहते हैं ये वर्षा, पूरा कार्बन करेंगे ये वर्षा। जैसे चांद बनाते हैं ना वैसा वर्षा बना दीजिए, हो गया वर्षा। उसके बाद क्या है, वर्षा के बाद तड़ित झंझा, 9वां कौन सा है, तड़ित झंझा समझते हो, तड़ित कौन सा है, तड़ित झंझा, तड़ित झंझा। अब तड़ित झंझा जो होता है वो कैसा होता है, पहले एक लाइन खींचो, ये सीधी लाइन खींची आपने, ठीक है। फिर एक क्या करना है, ऊपर ऐसी लाइन खींच दो, ये देखो सीधी ऐसी कर दो और इसको मिला के ऐसा कर दो, हो गया। और इससे यहाँ पर एरो बना दो। अभी मैं तड़ित झंझा का उसका ये बता रहा हूँ। 10वां है कौन सा, दूरस्थ रजत, दूरस्थ रजत, ठीक है। दूरस्थ रजत को कैसे बनाएंगे, देखिए आप लोग, दूरस्थ रजत को मैंने जैसे ये कहा था, ये देखिए ये ऐसा ये कीजिए इस प्रकार से और इसको ये कीजिए और यहां पर क्या कर दीजिए, एरो लगा दीजिए, ठीक है। ये हो गया कौन सा, दूरस्थ रजत। तो मौसमी, मौसम जो रूढ़ चिन्ह है, मौसमी रूढ़ चिन्ह आपको आना चाहिए, ठीक। और प्रत्येक ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप देख रहे होंगे। आप जितनी बारीकी से इसको बहुत अच्छे से बनाएंगे तो अच्छा से याद होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कौन सा मौसमी संकेतक जो है, ठीक है। सबसे पहले पूछते हैं वायु संकेतक। मैं वायु संकेतक की, वायु रूढ़ चिन्ह की बात कर रहा हूं, ठीक है। वायु रूढ़ चिन्ह में सबसे पहले आता है कौन सा, शांत। तो शांत कौन का चिन्ह ऐसा बना दीजिए, क्या है, कोई दिक्कत है के साथ कौन बनाने में। फिर उसके बाद आता है कौन सा, मंद समीर। दूसरा आता कौन सा, मंद समीर। अब जो मंद समीर है तो सबसे पहले मंद समीर को एक एरो लाइन खींचिए, या एरो लाइन खींचिए एरो लाइन और एक लाइन मंद समीर, ठीक है। मंद यानी एक छोटा, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा, सबर। जैसे पूछा जाता है अल्प समीर में, अल्प पूछा। तीसरा अल्प पूछा, अल्प समीर, तो इसी में 2 लाइन लिख दीजिए, अल्प समीर हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है झंझा। चौथा क्या पूछा गया है, झंझा। झंझा, तो झंझा उल्टा। अब अपन उल्टे चले, उल्टा मतलब कैसे, पहले एक इधर एरो बना दीजिए, बना दिया और उसमें कितनी लाइन डालना है झंझा में, कम 4 लाइन। कितनी लाइन डालना है, 4। तो ये 4 लाइन डालिए, 1 2 3 4। आप बार बार प्रयास करेंगे, आपको झंझा बहुत अच्छे से आएगा। झंझा के बाद क्या आता है, झंझावत। झंझावत, तो झंझावत को कैसे समझेंगे, झंझावत में अपनी लाइन को ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें 3 और 3 6 है, तो 6 को कैसे, इस प्रकार से एरो बना दीजिए, ठीक है। और 6 लाइन 1 2 3 4 5 और छोटी लाइन 6, ये हो गया झंझावत, ठीक है। कितने संकेतक बताए मैंने, 5 संकेतक। इसमें से 5 संकेतक हमको आते हैं और कभी कभी प्रभंजन आता है। छठवां यदि पूछे जाए प्रभंजन, तो प्रभंजन में हमने देखा कितनी लाइन है इसमें, सीधी सीधी 3 और 3 6 लाइन, यानी 6 लाइन। इसमें एक छोटी है और इसमें 6 लाइन। इसमें संकेत लगाइए 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, बराबर की 6 लाइन। और ये किससे बनाना है, पेंसिल से। रूढ़ चिन्ह किससे बनाना है, पेंसिल से।
इस तरीके से हम रूट चिन्ह बना सकते हैं। बहुत आसान है रूट चिन्ह, जिससे हम वायु संकेतक और इसके बारे में आप देख रहे होंगे, हमने रूट चिन्ह के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो आपको ये सब आना चाहिए। क्लियर है? तो आज हमने कौन कौन से इस पर बात की? ठीक है, आज हमने अध्याय 5 में मानचित्र पठन एवं अंकन पर बात की। मानचित्र पठन में हमने पहले मानचित्र पढ़ा, मानचित्र किसे कहते हैं और मानचित्र का क्या महत्व है। ओके, दूसरा हमने मानचित्र भरने के तरीके बताए कि मानचित्र में कहाँ पर पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है। तो हमने मानचित्र लगभग 20 पॉइंट पर हमने चर्चा की और उसके बाद हमने सीधा मौसमी रूट चिन्ह बताया। 2 प्रकार के रूट चिन्ह होते हैं, एक पहला होता है मौसम के रूट चिन्ह और दूसरा होता है वायु के रूट चिन्ह। तो मौसम के रूट चिन्ह आपके सामने मैंने इस प्रकार से बनाना बताया, आप बार बार प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे से आएगा। क्लियर है? तो आप इस प्रकार से प्रयास कीजिए।